बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नाज़रीन, जैसे ही लड़ाई ख़त्म हुई है या सीज़ फायर हुआ इंडिया के साथ, तो जो पाकिस्तान में एक सीज़ फायर था वो ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, उनके घरों पर छापे मारने का आगाज़ हो गया है और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को दोबारा से गद्दार करार देने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। ये एक सेल है नाज़रीन, जिसके ऊपर काम कर रहा है और एक नए बयानिए पे काम हो रहा है। मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ इसका बाकायदा आगाज हो चुका है, लेकिन अभी ये छोटे पैमाने पे है। आने वाले दिनों में इसको बड़े पैमाने पर फैलाया जाएगा। काम ये किया जा रहा है कि कुछ अधूरे जुमले निकालकर ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि कुछ जो आज़ाद सहाफ़ती आवाज़ें हैं या जो इख्तलाफी आवाज़ें हैं और जो आम पाकिस्तानियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है और तहरीक इंसाफ या इमरान खान से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात या पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ये सारे इन्होंने वतन से गद्दारी की है। ये एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने इसका आगाज भी कर दिया है। उन्होंने इमरान खान का एक अधूरा जुमला जो है वो चंद सेकंड का वो निकाल कर उसको पब्लिक किया। ये जुमला उस वक्त का है जब इंडिया ने ये लगाया था 370 को खत्म किया था वहां पे मकबूजा कश्मीर में, जब एक उनका खसूसी स्टेटस छीन लिया था कश्मीरियों का। उस वक्त इमरान खान साहब ने बड़ी लंबी तकरीर की थी और उसमें इमरान खान साहब ने खुलकर बात की थी, लेकिन अपोजिशन के शोर के दौरान उन्होंने सिर्फ एक जुमला पूछा, तो मुझे बताओ कि अभी हमला कर दूं। तो इस एक जुमले को निकालकर ख्वाजा आसिफ ने एक प्रोपेगेंडे का आगाज किया कि जैसे ये लोग बुज़दिल हैं और ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं, कौम के दुश्मन हैं और ये भारत का या राह का साथ दे रहे थे। इस हवाले से जो सेल बनाया गया है वो सियाको सबाक से हटाकर वीडियोस एडिट कर रहे हैं, धड़ाधड़ कर रहे हैं और बगावतों के, गद्दारियों के, मुल्क दुश्मनियों के नए फतवे तैयार किए जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो बांटे जाएंगे। तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में छापे पड़ना शुरू हो गए हैं। मतलब इंडिया के साथ आपका जैसे ही सीज फायर हुआ, आपने पाकिस्तानियों के साथ जंग शुरू कर दी। हैरत नहीं होती इस बात पे। 2 दिन पहले तक जिन लोगों की सपोर्ट चाहिए थी, 1 दिन पहले तक जो लोग आंखों का तारा बने हुए थे, जिन लोगों के खिलाफ तमाम बोलने वालों के आपने उनको रस्से बांध दिए थे और आपने कहा था कि इनके खिलाफ अभी कोई प्रोपेगेंडा नहीं करना क्योंकि ये वतन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और साथ ही आपने उनके ऊपर हमला कर दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका आगाज किया। मरियम नवाज का मीडिया सेल भी एक्टिव है और एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा पोर्शन है वो भी इसके ऊपर काम कर रहा है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि कैसे गद्दारियों के सर्टिफिकेट्स बांटे जाएंगे। अब आपको मैं एक इसका दूसरा पहलू भी दिखाता हूं कि राणा सनाउल्लाह जो वफाकी काबीना का हिस्सा है, इमरान खान साहब के बदतरीन नाकदीन में से एक है। जावेद चौधरी साहब ये भी इमरान खान साहब के नाकिद हैं, बहुत तनकीद करते हैं इमरान खान साहब पे और इनको एंटी इमरान खान एक आवाज के तौर पे देखा जाता है पाकिस्तान में। इन दोनों ने खास तौर पे ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रोल था सोशल मीडिया पर वो नहायत मुस्बत था और बड़ा कारामद था। इंडियन प्रोपेगेंडे का इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने और आजाद सहाफती आवाजों ने भरपूर जवाब दिया है और भारतीय प्रोपेगेंडे को तबाह किया है। तो इनके साथ जो एक खामोश सीज फायर पाकिस्तान में चल रहा था, यानी तहरीक इंसाफ वाले निकलते थे एहतजाज करने के लिए पाकिस्तान के झंडे लेकर, साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर भी निकलते थे। तो ये पहली मरतबा हुआ पिछले 2 साल में कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही इंडिया के साथ सीज फायर हुआ, और ये सीज फायर भी लंबा नहीं है, ये 12 तारीख की दोपहर के बाद तक के लिए सीज फायर है। ये खुदा न खास्ता दोबारा सिचुएशन जो है वो एस्केलेट भी हो सकती है, लेकिन ये वैसी जंग नहीं थी जैसी फुल फ्लैग जंग होती है। इसको एक लड़ाई कहा जा सकता है 2 मुल्कों में, जो बहुत बढ़ सकती थी, लेकिन ये लड़ाई बढ़ने से पहले ही कंट्रोल हो गई है और उसमें अमेरिका ने एक रोल प्ले किया। मोदी के साथ क्या हुआ वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। लेकिन अब जो है वो जो झूठा प्रोपेगेंडा, उसमें इमरान खान को मुल्क दुश्मन करार दिया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फितना करार दिया जाएगा और इख्तलाफी आवाजों को डिजिटल दहशतगर्द करार देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का एक क्लिप भी वायरल हो गया नाज़रीन। वो क्लिप नरेंद्र मोदी का क्या है, ये नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के दौर में कुछ बातें की थी, अब वो उनके सामने आ गई हैं। नरेंद्र मोदी ने उस दौर में एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि भारतीय वज़ीर आज़म इस वक्त तो मोदी है, उस वक्त मनमोहन सिंह वगैरह थे, कि पाकिस्तान हमें मारकर चला गया और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मारकर चला गया है, बचाओ बचाओ, पड़ोसी मारकर चला गया, अमेरिका जाते हो, अरे पाकिस्तान जाओ ना। ये नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट था। नरेंद्र मोदी इसी सिख मेंटालिटी के साथ भारत के वज़ीर आज़म बने, लोगों ने उनको वोट डाल दिया और तब से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी ने इसी मेंटालिटी के साथ आरएसएस को भी परवान चढ़ाया। भारत में नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज की वजह से पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो अकलियतें हैं उनका जीना मुश्किल हो गया। लोगों को सड़कों पर रोककर जत्थे चेक करते हैं कि तुम मुसलमान हो या नहीं हो, गाड़ियों को चेक करते हैं कि गोश्त तो लेकर नहीं जा रहा। तो अजीबोगरीब सिचुएशन है, चाहे वो ईसाई कम्युनिटी है, चाहे वो मुसलमान कम्युनिटी है, चाहे वो सिख कम्युनिटी है। जो अकलियतें हैं वो भारत में कुछ नहीं है। हत्ता कि जो छोटी जात के हिंदू हैं उनके लिए भी मोदी ने जिस किस्म का माहौल भारत में बनाया है, उनके लिए भी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अब नाज़रीन, नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल क्या पैदा हुई
लेकिन मोदी ने इसी जंगी जुनून के तहत बहुत ज्यादा पैसा खर्च दिया भारतीयों का। उसका प्लान ये था कि वो बहुत ज्यादा पैसा खर्चेगा। जब आप पैसा खर्चते हैं ना दिफा के ऊपर, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑटोमेटिकली आपके साथ आकर खड़ी हो जाती है। जब आप बड़े बड़े दिफाई सौदे करते हैं तो जो आलमी इदारे हैं या आलमी सतह पे जो आपकी सपोर्ट है उसमें भी इजाफा हो जाता है। वजह यह है कि सबको सबका कमीशन पहुंच जाता है। ये बड़ी बड़ी कंपनी सबको खुश रखती हैं जो हथियार बनाते हैं। लिहाजा ये जो कमीशन है इसने बड़े बड़े लोगों को मोदी के साथ मिला दिया और मोदी साहब ने धड़ाधड़ हथियार खरीदना शुरू कर दिए। राफेल तैयारे ले लिए बहुत बड़ी तादाद में, फ्रांस से, रशिया से बहुत सारे वेपन ले लिए, दूसरे मुल्कों के साथ दिफाई मुआहदे कर लिए, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी दिफाई मुआहदे कर लिए और इंग्लैंड के साथ भी हाल ही में इन्होंने कुछ मुआहदे किए। तो मोदी ने जो भारतीयों का खून पसीने का पैसा है उसको पानी की तरह बहाया अपने आप को मजबूत करने के लिए आलमी सतह पर और भारत में भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लिहाजा मोदी ने यह सब किया, लेकिन इस सारे को जस्टिफाई करने के लिए मोदी को एक लड़ाई चाहिए थी और यहां मोदी से गलती होगी। प्लान उनका यह था और असेसमेंट उनकी यह थी कि पाकिस्तान क्योंकि एक तकसीम का शिकार है इस वक्त, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के घटिया फैसलों की वजह से पाकिस्तान की कौम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से नाराज है। उन्होंने असेसमेंट यह की कि शायद फौज और अवाम के दरमियान बहुत ज्यादा दूरियां पैदा हो गई हैं और इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान पर अगर हमला किया जाए तो अवाम फौज का साथ नहीं देगी बल्कि अवाम भारत के साथ खड़ी हो जाएगी। ये उन्हें उनकी गलत असेसमेंट थी नरेंद्र मोदी की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये उल्टा हो गया काम। दूसरा, उन्हें यह लगता था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्योंकि बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है गुज़िश्ता 3 सालों में, बेड़े गर्क हो गया इकोनॉमी का, हर चीज कंट्रोल से बाहर चली गई है, तो ऐसे में पाकिस्तान मुजामत कर भी नहीं पाएगा। पाकिस्तान कोशिश करेगा कि लड़ाई से बच जाए और अगर हमने पाकिस्तान को मारा तो पाकिस्तान मुजामत नहीं करेगा, जारहियत का जवाब जो है वो जारहाना अंदाज में नहीं देगा। ये गलत असेसमेंट लेकर मोदी साहब ने पाकिस्तान पे चढ़ाई का बहाना ढूंढा और पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दी। अब ये जनाब मोदी साहब की असेसमेंट थी, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि उनके साथ क्या होगा। मोदी का ख्याल था कि ये सारा कुछ हम करेंगे और उसके बाद जब भी भारत में हम इलेक्शन में जाएंगे तो एक तो हमारा इलेक्शन बड़ा आसान हो जाएगा कि हम फाते हैं, हम जीत कर आए हुए हैं, हमने दुश्मन को शिकस्त दी है और हम आपके मुहाफिज हैं। लोगों को डराओ, डराने के बाद उन्हें बताओ कि मैं ही तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूं, लिहाजा मुझे ही वोट डालो। यही काम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करती रही हमेशा कि दुश्मन से लोगों को डराओ और फिर बताओ कि हम आपको दुश्मन से बचा सकते हैं। इसी तरह मोदी ने भी यही किया कि पहले दुश्मन दिखाया, फिर डराया, फिर कहा जी मैं बचा सकता हूं, लेकिन लोगों को पता चला कि मोदी तो नहीं बचा सकता। अब मोदी ने जितना प्लान किया था वो सारा बैकफायर कर दिया, सारा का सारा प्लान जो है वो चौपट हो गया। पाकिस्तान ने मजबूर होकर रिटेलिएट कर दिया। देखिए पाकिस्तान इसमें जवाब देना नहीं चाहता था, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। पाकिस्तान 4 दिन तक रुका रहा। पाकिस्तान का कोई इरादा नहीं था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ किसी जंग जैसी सूरत में जाए, लेकिन जो भारत ने 9 मई को किया, जो असल 9 मई हुआ पाकिस्तान की फौज के साथ, जो तनसीबात के ऊपर अटैक हुआ, वो ये वाला 9 मई था 2025 वाला। 2023 वाला तो लोग एहतजाज करने गए थे, यानी 2025 वाला 9 मई अलग है, 2023 वाला बिल्कुल ही अलग है, वो तो लोग एहतजाज करने गए थे, छोटा मोटा हो गया। लेकिन यहां पे तो बाकायदा 9 मई को भारत ने बम गिराए, मिसाइल गिराए, ड्रोन गिराए और उन्होंने पाकिस्तान की एयर बेसिस को तबाह करने की कोशिश की। अब इसमें पाकिस्तान को एक बात समझ आ गई कि जहाज या तो खड़े खड़े अपने खराब करवा लें, या तो खड़े खड़े अपना बेड़ा गर्क करवा लें, या फिर लड़के एक दफा करवा लें, तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन था। फिर फौरी तौर पे फैसला हुआ और पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की, मजबूर होकर जब भारत ने बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया, वरना जंग कोई नहीं होनी थी। और जंग भी नहीं, इसको आप एक लड़ाई कह सकते हैं। पाकिस्तान ने मैक्सिमम 1-2 घंटे जवाब दिया भारत को। पहले जब भारत आया तो वो आधे घंटे का मार्का था सारा का सारा, मेरे ख्याल में मैक्सिमम आधे 1 घंटे का। उसमें भारत के तैयारे भी गिर गए, उसमें भारत को शर्मिंदगी भी हो गई। और इस मरतबा जब दोबारा भारत आया तो 10 मई की सुबह जो पाकिस्तान ने किया, ये जो मार्का था ये भी ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत नुकसान पहुंचाया। यानी भारत की सारी मिथ जो है वो टूट गई। फिर भारत खुद गया अमेरिका के पास। अब नरेंद्र मोदी का इंडिया में मजाक बना हुआ है, हर शख्स उसको आंखें दिखा रहा है। जो गोदी मीडिया है जिसको नरेंद्र मोदी ने हमेशा इस्तेमाल किया नफरत फैलाने के लिए, वो गोदी मीडिया भी पहली मर्तबा अब नरेंद्र मोदी को और उसकी सरकार को आंखें दिखा रहा है कि तुमने तो हमारी बेइज्जती करवा दी है। क्योंकि देखिए ना, मीडिया को कम से कम अपनी इज्जत तो बचानी है। अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो उन्हें सच बोलना पड़ेगा। उन्होंने मोदी के कहने के ऊपर वो सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। अब भारतीय आवाम जो है उनकी नजरों में मीडिया की क्रेडिबिलिटी हो गई खत्म। अब अपनी मकबूलियत और क्रेडिबिलिटी वापस लाने के लिए वो मोदी पर चढ़ाई कर रहे हैं और ये भी इसका आगाज है। आने वाले दिनों में आप इसको एक्सट्रीम पे जाते हुए देखेंगे। तो ये जो सारा ऑपरेशन था या ऑपरेशन सिंदूर था, ये मोदी के लिए अब एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। अगले इंतखाबात में मोदी को इस पे बहुत बड़ा झटका लगेगा, तो इसीलिए पाकिस्तान को ज्यादा खबरदार रहना पड़ेगा। वजह क्या है? अब पाकिस्तान में ना गद्दारियों के, मैं ये सारी बात आपको इसलिए सुनाई कि पाकिस्तान में गद्दारियों के फतवे बांटना बंद कर दो, क्योंकि यही लोग दोबारा आपके काम आएंगे। ये जितने टाउट्स हैं, ये जितने बूट पॉलिश करने वाले हैं, ये जितने लोग इन्हें लाके इक्तदार में बिठाया गया है, इनकी चूं नहीं निकली पिछले 5-6 दिन।
इनमें से कोई बंदा बोलने के लिए तैयार नहीं था, सारे अपने अपने बिलों में घुस गए थे, अपने अपने लीडर्स समेत। कोई बंदा दिखाई भी नहीं दे रहा था। और जो 2-4 बयान इन्होंने दिए वो उल्टे बयान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए। ख्वाजा आसिफ के बयान आप उठाए ना, नवाज शरीफ का बयान आप उठाए ना, उन बयान को भारत आलमी सतह पर अपने हक में इस्तेमाल कर रहा है कि जनाब ये अपने मुंह से कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, ये अपने मुंह से कहते हैं कि हम दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं और हम ये काम 30 साल से करते चले आ रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने तो उल्टा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को और पाकिस्तान के बयानिए को। लेकिन लड़ाई लड़ी जिसने पाकिस्तान की, वो पाकिस्तानियों ने लड़ी, पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने लड़ी, उन आजाद आवाजों ने लड़ी जिन्हें डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता है। तो इनके साथ बिगाड़ मत पैदा कीजिए। वजह यह है कि मोदी को अगले इलेक्शन में जाने से पहले दोबारा आपके साथ एक मार्के में आना पड़ेगा। आपको इन्हीं लोगों की दोबारा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आपके अपने लोग हैं या जो आपके पाले हुए हैं या जो आपके पसंदीदा हैं या जिन्हें लाकर आपने इक्तदार में बिठाया हुआ है अवामी फैसले की तौहीन करते हुए, वो सारे तो आपको छोड़कर भाग गए थे, वो सारे के सारे अपने बिलों में घुस गए थे। अब आप अंदाजा करें कि वो जो 9 मई है, वो 9 मई जिन लोगों ने किया, जो पुरअमन एहतजाज करने के लिए निकले थे, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौके पर फॉल्स फ्लैग तरीके से एंगेज किया गया और हमने नहीं किया, कुछ नामालूम लोगों ने किया, हम पे डाल दिया गया 9 मई कि जनाब इन्होंने सरकारी इमारतों की तौहीन कर दी है, एक जना हाउस, एक 2 और वाकयात, तो उन्होंने ये किया। दूसरी जानिब जो है एक आपके ऊपर मिसाइल्स के साथ अटैक हुआ है। आपके 31 लोग पहले हल्ले में शहीद हुए, आपके फौजी शहीद हुए, अभी आपके स्क्वाड्रन लीडर उस्मान जो हैं वो शहीद हुए, उनके साथ दीगर लोग शहीद हुए, बहुत सारे जख्मी हुए हैं, 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो अब तक की इत्तला के मुताबिक जख्मी हुए हैं इन हमलों में, या इससे ज्यादा हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि भारत जो इतना बड़ा दुश्मन है, इतनी बड़ी लड़ाई कर रहा है, उसको जनाब आपने फौरी तौर पे सीज फायर कर दिया उसके साथ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, जिन्हें 2 साल से आप लगातार मार रहे हैं, कुचल रहे हैं, मुकदमात में घसीट रहे हैं, उनके घर तोड़ दिए, उनकी गाड़ियां तोड़ दी, उनके कारोबार तबाह कर दिए, उनकी औरतों की बेहुरमती की, उनकी फसलें जला दी, उनकी जायदादें छीन ली, उनके कारोबार, उनको ताले लगा दिए जाके, उनको बार बार गिरफ्तार किया, उन्हें सड़कों पर घसीटा, उनके बच्चों को और खवातीन को अगवा किया गया, तो उनके साथ अभी तक सीज फायर आपने नहीं किया। वैसे हद होती है ना, यानी वो लोग निहत्ते हैं, पुरअमन तरीके से कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक एहतजाज करते हैं, इसलिए उनके साथ कभी भी सीज फायर नहीं होगा। लेकिन जो मुसल्ला दुश्मन है, जिसके बाद बंदूक है उसके हाथ में भी, उसके साथ आपने सीज फायर कर दिया अमेरिका के कहने के ऊपर फौरी तौर पे, और उसे तस्लीम भी कर दिया। ये टोटल कहानी है और इसके पीछे जो वजह मैं आपको बताता हूं। भारत जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है, और इमरान खान का नजरिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोच है इस वक्त तक, या एक आम पाकिस्तानी के अंदर आने वाला शऊर, या जो इख्तलाफी सहाफती आवाजें हैं, वो सब एस्टेब्लिशमेंट की अजारादारी को नुकसान पहुंचाते हैं। मामला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का नुकसान तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी अजारादारी का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए भारत के साथ सीज फायर किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ सीज फायर नहीं किया गया। जाइए बोलिए ना मोदी को कि माफी मांग। मोदी से तो माफी नहीं मंगवाई आपने, मोदी से तो नहीं कहा कि जो 9 मई को तुमने किया, जो 8 मई को तुमने किया, जो 7 मई को तुमने किया, उसकी माफी मांगो। जब तक माफी नहीं मांगोगे तब तक सीज फायर नहीं होगा। वहां पे तो ये नहीं किया। देखिए, मैं सिर्फ ये मिसाल इसलिए आपको दे रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि जंग हो, मैं नहीं चाहता कि खून बहे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान की कोई बेइज्जती ना करे। और मैं ये चाहता हूं कि जैसे आप दुश्मन को डील कर रहे हैं, कम से कम अपनों को उससे बेहतर तो डील करें आप। बस कर दें अब 9 मई, बस कर दें अब ये बयानिया के गद्दार है, कोई बागी है, ये चीजें बंद कर दें आप। क्या हो गया अगर अब वो आपको सिर्फ इतना ही कह रहे हैं ना हम लोग कि आप सियासत में किरदार बंद कर दें, तो फिर आप सियासत में अपना रोल बंद कर दें। देखिए, ये कौम आपको सरांकों पे बिठाएगी, आपको इज्जत भी देगी। आप अपने काम से काम रखेंगे तो आपकी इज्जत में, आपकी तकरीम में इजाफा होगा। देखिए ना, कितनी प्यारी बात की थी अहमद फरहाद साहब ने कि जब तुम दुश्मन से जाकर लड़ते हो तो हमें कितने प्यारे लगते हो, लेकिन जब आप अपने लोगों को मारते हैं, जैसा कि अब दोबारा शुरू हो गया है, ये इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन नाज़रीन, इस सारी लड़ाई में पाकिस्तान पर भारत ने ज्यादा हमले किए हैं, पाकिस्तान ने महदूद हमले किए हैं। नंबर 2, भारत ने सिविलियंस को और पाकिस्तान ने भारत की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया है। नंबर 3, पाकिस्तान में ज्यादा जाने गई हैं, जबकि भारत में दिफाई साजो सामान का और उनके इमेज का ज्यादा नुकसान हुआ है। और लास्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस सारी लड़ाई का मैन ऑफ द मैच पाकिस्तान एयरफोर्स रही है। ये फुल फ्लैग जंग नहीं थी और मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह करे कि फुल फ्लैग जंग हो भी ना। नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए लोग फिर निकल आए, बहुत बड़े पैमाने पर निकल आए। मोहम्मद में और शुमाली वजीरिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, और कर्फ्यू के बावजूद शुमाली वजीरिस्तान में अवाम निकली और उन्होंने इमरान खान की आज़ादी के लिए आवाज उठाई है। नाज़रीन, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान शहीद जो है, और वो और दीगर लोगों की जो है वो तदफीन की जा रही है, और वहां पे जो लोग हैं वो बड़े पुरजोश हैं। लोग जो हैं वो नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के,
एक तरफ कौमी यकजहती पैदा होने की तरफ जा रहा है ये मुल्क, दूसरी तरफ एक मरतबा फिर कौमी यकजहती को तबाह करने के लिए नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ कौमी यकजहती को दोबारा तबाह करने के लिए नरेंद्र मोदी का दोस्त नवाज शरीफ, उनकी बेटी और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा से कमर कस ली है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी ऑफर की है नाज़रीन पाकिस्तान को। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, अगर ये हो जाए तो ये खित्ता हमेशा के लिए किसी किस्म की जंग से महफूज हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर हल करने की पेशकश कर दी है और उसने कहा ये दोनों मुल्क के साथ में बैठ के बात कर सकता हूं, ये जो भी मसला है इसको रिजॉल्व किया जा सकता है वन फॉर ऑल। ये बड़ी अच्छी बात है अगर डोनाल्ड ट्रंप को दोनों ममालिक सालिस मान लें, क्योंकि इंडिया इसमें हमेशा भाग जाता है। पाकिस्तान और इंडिया जब भी बैठ के लॉजिकली बात करते हैं तो इंडिया के पास से लॉजिक नहीं है, क्योंकि वहां जो कश्मीरी चाहते हैं इंडिया वो नहीं चाहता, और किसी भी खित्ते का जब फैसला होता है तो वहां की आवाम के मुताबिक होता है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप इसका कोई बीच का रास्ता निकाल दे या इस खित्ते में कोई एक नया आजाद मुल्क बन जाए, आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को मिलाकर चाहे बन जाए, तो ये जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ये हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा। सिर्फ दो चीजें करनी होगी कि कश्मीर का एक ऐसा सोल्यूशन निकल आए जो भारत को और पाकिस्तान को दोनों को काबिल कबूल हो, और नंबर दो कि पानियों का मसला हमेशा के लिए हल हो जाए कि जिसका पानी है वो उसको उसी तरह इस्तेमाल करेगा और एक दूसरे का पानी नहीं रोका जाएगा। ये अगर हो जाता है तो ये एक पाकिस्तान की और इस खित्ते की और दुनिया के अमन के लिए अमेरिका की भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।